बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम दिन था। कई दिन से उन्होंने कॉल दी हुई थी एहतजाज की। आज उनके साथ क्या गुजरी वो तफसील आपके सामने रखेंगे। और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने आज मुकदमे की समाअत की और वह मुकदमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक था और उसमें उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए इंपॉर्टेंट, वो तफसील आपके सामने रखेंगे। मुख्तसरन उसका बता दूँ, ऐसा महसूस होता था कि तहरीक इंसाफ के जो खदशात हैं वो उन जज साहब की ज़ुबानी आपको सुनने को मिल रहे हैं और वो इंतहाई इंपॉर्टेंट थे जो कि उन्होंने वहाँ की इंतज़ामिया से की है। उसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर महसूस हो रहा है मज़ाकरात के लिए डेस्परेट है। वो मिन्नत तरले कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि इस वक्त उनको ज़रूरत है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने भी बता दिया, यानी कि शहरियार अफरीदी साहब, कि मज़ाकरात उनके किससे होंगे और इनसे क्यों नहीं होंगे। ये पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आज रैली के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूँकि कॉल दी हुई थी कि आज मुल्क भर में वो एक तो धांधली के ख़िलाफ़ उनकी जो ख़वातीन रहनुमा जो गिरफ्तार हैं, पाबंद सलासल हैं, और उनका जो लीडर है उनके लिए आज वो एक सॉलिडारिटी की रैली निकालेंगे मुल्क भर में। तो उनकी रैलीज़ जो हैं वो निकली। इस्लामाबाद की बात की जाए तो बज़ाहिर ऐसा महसूस हुआ कि जो इनके लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उससे ज़्यादा तादाद जो थी वो आपको पुलिस एहलकारों की नज़र आई। और उसमें मर्द पुलिस एहलकार भी थे, ख़वातीन भी थी, और उसमें कैदी वैन्स भी थी। बल्कि इसके ऊपर आज उमर अयूब साहब ने जब गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी इस तरफ से हम निकले और उधर से उन्होंने कैदी वैन्स के दरवाजे खोले हुए हैं, यानी एक खौफ की अलामत उनके ऊपर तारी की हुई थी। और इसी तरह पंजाब के अंदर जो सूरत हाल आई, को बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को नहीं आई। लेकिन इस सब के बावजूद मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये कहूँगा कि जितनी उनके ऊपर इस वक्त पाबंदियाँ हैं, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, जितनी उनके ऊपर सख्तियाँ हैं, और जितनी उनकी लीडरशिप के ऊपर सख्तियाँ हैं, और लीडरशिप के बगैर अगर उन्होंने अलामती एहतजाज भी कर लिया तो मेरे नज़दीक उनके लिए ये बड़ी फ़तह है। फ़तह इसलिए मेरिट्स के ऊपर बात की जा रही है कि आप अगर इतनी सख्तियाँ, आप उनको इजाज़त दे दें, फिर उनके जलसे देख लें। अगर इतनी सख्तियाँ हों और उसके बावजूद भी वो अलामती एहतजाज करने में कामयाब हो जाएँ तो मेरे नज़दीक उनके लिए पॉलिटिकली ये बड़ी फ़तह है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक उनके ऊपर जो एहतजाज के दरवाजे हैं वो आपको बदस्तूर बंद ही नज़र आ रहे हैं और जल्दी खुलता हुआ उसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। असल इम्तहान शुरू होगा इंतज़ामिया का भी और तहरीक इंसाफ का भी मई के महीने में, जब वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आईन पाकिस्तान के तहत जब वो निकलेंगे और एहतजाज के लिए पहले सिंध जाएंगे और उसके बाद फैसलाबाद आएंगे, तो उसके ऊपर देखना होगा कि वहाँ पे सूरत हाल क्या डेवलप होती है। लेकिन सिंध वहाँ दाखिल होने से पहले आज उनके लिए एक ट्रेलर था जो कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ने एक दरख्वास्त की समाअत की, और वो दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और दरख्वास्त में मुद्दा उनका ये था कि 28 अप्रैल को वो जलसा करना चाहते हैं और इंतज़ामिया उनको इसकी इजाज़त नहीं दे रही। तो इन्होंने फिर दरख्वास्त कर दी सिंध हाई कोर्ट में। आज उसके ऊपर जब समाअत हुई तो 2 रुकनी बेंच था, उसमें चीफ जस्टिस साहब खुद भी शामिल थे। और चीफ जस्टिस साहब ने जो वहाँ पर सवालात किए इंतज़ामिया से और उसके बाद जो तहरीक इंसाफ को कहा वो बड़ा गौर तलब है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने पहले तो पूछा कि आपने इंतज़ामिया से पूछा, डिप्टी कमिश्नर से, कि आपने इनको इजाज़त दी? तो उन्होंने कहा जी इनको इजाज़त नहीं दी। वजह पूछी क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी के जो खदशात हैं, पहले भी वाक़यात हो चुके हैं, तो उस तनाजुर में इनको इजाज़त नहीं दी जा रही। तो चीफ जस्टिस की जानिब से उनसे पूछा गया कि आपने हालिया दिनों में किसी को कोई इजाज़त दी किसी जलसे की? तो उसके ऊपर कहा गया जी इजाज़त तो नहीं दी। तो उन्होंने पूछा कोई जलसा हुआ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल 2 दिन पहले जलसा हुआ। तो आप जज साहब ने पूछा कि आपने उनको रोका? कहा जी नहीं रोका। तो फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? कहा जी नहीं की। तो फिर इसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इनको भी बगैर इजाज़त जलसा करने दें, अल्लाह जाने ये जाने, और आप जाएं और सो जाएं आराम से। तो ये उनके बारे में जज साहब कह रहे हैं। आप बताएं इजाज़त के बगैर जलसा करने पर आपने क्या कार्रवाई किया? क्या डंडे बरसाए, रेंजर्स का इस्तेमाल किया? अगली बात इंपॉर्टेंट है, जज साहब कह रहे हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कि अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें, हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। मैं दोबारा कह रहा हूं, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं इंतजामिया को कि आप अपने बड़ों से बात करें और इतना जुल्म ना करें। और इसके बाद कहा कि हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। आगे कहा कि इजाज़त ना देने की कोई माकूल वजह बताएं और तो हम आपका साथ देंगे, और ऐसा ना हो कि कल आप मामलात को संभाल ना सकें। इसके बाद वो आए पीटीआई की जानिब। अब ये बात भी इंतहाई गौरतलब है। पीटीआई को जज साहब ने क्या कहा? पीटीआई के जो वहां पे वकील थे उनसे मुकालमा करते हुए कहा आप लोग भी एहतियात करें और ऐसा ना हो कि कोई वाकया हो जाए तो ये आपके खाते में डाल देंगे, और हम आपके हक में ऑर्डर कर भी दें तो कल आपके लिए मसला बन जाएगा, और आप भी जिद ना करें और 1 हफ्ता मजीद देख लें। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो 6 मई तक मुलतवी कर दी है।
याद रहे कि जो 5 मई का उनका जलसा होने जा रहा है ये उसकी दरखास्त नहीं थी, ये दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। 28 अप्रैल को वो जलसा करना चाहते हैं और जो 5 मई को इनको जलसा होगा वो होगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वो अलग होगा। तो अब आप जज साहब ने जो बातें कर दी वो अब मेरा ख्याल है उसके ऊपर मजीद कहने की गुंजाइश कोई नहीं है। मुराद इसकी यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एहतजाज के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं और जज साहब ये कहने पे मजबूर हुए हैं कि इतना जुल्म ना करें, ये जुल्म बंद कर दें, अपने बड़ों से बात करें। और पीटीआई को भी समझा रहे हैं कि आपको इजाजत दे दी और कुछ और हो गया तो ये आपके खाते में डाल देंगे। तो आप भी, उन्होंने चूंकि 1 हफ्ता मांगा है, पहले उन्होंने 1 महीना मांगा इंतजामिया ने, फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलें जी 1 हफ्ता हमें दे दें, उसके बाद हम आपके सामने रिपोर्ट रखते हैं कि आया ये जलसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है। जो मैंने गुजारिश की शुरू में कि आज अगर उन्होंने अलामती तौर पर जो एहतजाज जितना कर लिया, पंजाब के अंदर को बहुत बड़े लेवल पे नहीं था, कोई बड़ी खबरें नहीं बनी, लेकिन मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनके लोग निकले बावजूद इन पाबंदियों के। तो अगर आज़ादी हो तो फिर तो मेरा ख्याल है उनको रोकना भी बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पाबंदी के बावजूद निकलना, वो जो बैरियर्स होते हैं उनको तोड़ना, ये बड़ी हिम्मत की बात होती है। और बावजूद इसके कि उनका लीडर ना हो, लीडर के बगैर कारकुनों का निकलना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तो हमारे यहाँ अमूमन ऐसा भी होता है कि लीडर्स के साथ भी जलसे नाकाम हो जाते हैं और बड़ी सूरत हाल जो है वो शर्मिंदगी का बाइस बन जाती है लीडरशिप के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो है वो है मुज़ाकरात वाली। नून लीग इस वक्त जो है वो डेस्परेशन का शिकार है मुज़ाकरात के लिए। आपको मैंने कल बताया था कि परसों राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पहले भी तैयार थे बात करने के लिए, नवाज शरीफ अब भी तैयार हैं बात करने के लिए। ये तो कल परसों की बात हो गई। आज फिर जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, अब मैं इन दोनों लोगों का आपको बता दूं, राना सनाउल्लाह साहब पंजाब मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, यानी उनके पास बड़ी पोजीशन है। और इधर आ जाए इरफान सिद्दीकी साहब, वो नवाज शरीफ के बड़े करीब हैं। नवाज शरीफ जब लंदन में रहे तो उस वक्त ये जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं वो उन्हीं के साथ होते थे, तकरीबन उन्हीं के साथ पाए जाते थे। और जब वो वहाँ से वापस तशरीफ़ लाए थे तो इरफान सिद्दीकी साहब तब भी उनके साथ तशरीफ़ लाए थे। तो वो बड़े करीबी समझे जाते हैं और वो तकारीर वगैरह भी उनकी लिखते हैं, एडवाइजेस भी देते हैं, मशवरे भी देते हैं। तो जो ब्रेन है ना, वो समझ लें आप कि नवाज शरीफ के करीब तरीन वो इरफान सिद्दीकी साहब का है। आज उन्होंने सेनेट के अंदर अपनी तकरीर करते हुए कहा कि हम आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो है वो हाथ बढ़ा रहे हैं मुज़ाकरात का। अगर आप अजगज़ई साहब के साथ बात कर सकते हैं, जिनके बारे में आप क्या कुछ नहीं कह चुके, आप अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ नहीं कह चुके, बल्कि आप तो उनका नाम ही भूल गए थे। यानी उनकी मुराद ये थी कि डीजल में आप इतना आगे निकल गए थे कि आपको नाम ही भूल गया था। अगर आप उनके साथ बैठ सकते हैं तो फिर हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है। तो इसको मैं कह रहा हूं मिन्नत और तरला। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैंने आपको पहले मुतअद्दिद बार गुजारिश की है और ये ग्राउंड रियलिटी है, फैक्ट ऑफ द डे है कि जब तक आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, आपके माशी इस्तेहकाम के तमाम इकदामात बेसूद होंगे, उनसे वो फ्रूट कभी हासिल नहीं हो सकेगा। फौरी तौर पर आपको नजर आएगा लेकिन वो देर पा नहीं होगा। इस चीज़ का इदराक हुकूमत को बहुत अच्छे तरीके से है, वरना वो इमरान खान साहब की तरफ मफामत का हाथ किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ये एक रियलिटी है जिसका उनको एहसास है कि इनके बगैर, यानी एक किस्म की एश्योरेंस होगी जब इनके साथ बात हो जाएगी बाकी लोगों के लिए, प्लेयर्स के लिए जो यहां पे आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, हम यहां पे काम कर सकते हैं। तो वो अब इमरान खान साहब को राम करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इनको हरी झंडी तो नहीं दिखाई गई, सुर्ख झंडी जो है वो दिखा दी गई है। और वो दिखाई आज शहरियार खान आफरीदी साहब ने। वो भी इमरान खान साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं। बड़ी सऊबतें भी उन्होंने बर्दाश्त की, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो कोई पार्टी छोड़ के नहीं गए, सऊबतें बर्दाश्त करते रहे, मुतअद्दिद बार गिरफ्तार हुए। उनकी हालत, उनकी कंडीशंस, आप वो याद करें फुटेजेस, जब उनकी कमीज़ पूरी फटी हुई थी, उनकी हालत बड़ी गैर हो गई थी। एक मुकदमे से निकलते थे, दूसरे में गिरफ्तार हो जाते थे। उन्होंने सब बर्दाश्त किया लेकिन अपनी पार्टी और अपने कायद के लिए वो पार्टी को छोड़कर नहीं गए। वो आज भी खड़े हैं, डटे रहे। तो इस हवाले से वो ऐसे जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं, वो किसी भी जमात के हों, तहरीक इंसाफ के हों, नून के हों, पीपी के हों, वर्कर यही होता है। और इसको जो है पार्टी को भी उनका ख्याल रखना चाहिए, हर पार्टी को जो ऐसा वर्कर होता है। तो आज उन्होंने जो इंकशाफ किया, एक टॉक शो के अंदर उन्होंने गुफ्तगू की और वाशगाफ अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा जी ये हैं कौन, इनके साथ हम क्या मुज़ाकरात करें, जो खुद दूसरों के मोहताज हैं, रिमोट कंट्रोल से ये चल रहे हैं। ये अफरीदी साहब कह रहे हैं कि ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग हैं, इनके साथ ना मुज़ाकरात हो सकते हैं ना होंगे और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुज़ाकरात होंगे लेकिन वो आर्मी चीफ के साथ होंगे, वो DGISI के साथ होंगे। यहां मेरी गुजारिश है फिर से कि आप एक तरफ इनको ताना दे रहे हैं कि ये उनके लाए हुए हैं, बैसाखियां हैं, सारा कुछ है, आप खुद भी सिलेक्टेड का ताना भुगतते रहे। अब अगर आप एलानिया ये कह रहे हैं
कि हम उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करेंगे, तो फिर जमहूरियत का राग अपना बंद कर दें। नून लीग ने तो बंद कर दिया, वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो पे आ गए। आपने इतनी तकालीफ काट ली, इतना जिहाद कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो फिर हकीकी आज़ादी का नारा जो है उसको बंद कर दें, दफना दें उसको। क्या आपने कहा था ना हकीकी आज़ादी, हकीकी आज़ादी, तो फिर इसकी तफसील भी इमरान खान साहब बता चुके हैं कि किससे हमने हकीकी आज़ादी हासिल कर रहे हैं। कह रहे हैं गोरे से हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन अब यहाँ हमने हकीकी आज़ादी जो है वो हासिल करनी है। एक तरफ हकीकी आज़ादी का नारा, उसके ऊपर लंबे लॉन्ग मार्च, सब कुछ। आज आप कर लें उनसे बात जिनका आप कह रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं आर्मी चीफ से और DGISI से बात होगी। एक तरफ आप कह रहे हैं मेरी बीवी को वो जहर दे रहे हैं, जिसके ऊपर अदालत ने आप पे पाबंदी लगा दी बात करने की इमरान खान साहब के ऊपर। अब आप उनके तर्जुमान बन के कह रहे हैं हम बात उन्हीं के साथ करेंगे। तो भाई फिर वो अगर बूट को इज्जत दे रहे हैं तो फिर ठीक है, आप भी तो बूट को इज्जत देना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप रोल अदा करें सियासत के अंदर, यानी अफरीदी साहब पार्लियामेंटेरियन हैं, MNA हैं, विफाकी वजीर रहे पहले, अब आप खुद कह रहे हैं कि हम उनके साथ बात करेंगे। भाई उनका आपसे क्या लेना देना, वो तो पहले ही कह चुके हैं, मुताद्दिद बार ये कह चुके हैं आपस में बात करें। जनरल बाजवा के दौर में भी यही हो रहा था, वो बार बार ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं, वो कहते रहे कि भाई इनके साथ बात करो, आप आपस में बैठो, ऑपोजिशन से करो, क्या नहीं करते। अब ये जो मौजूदा आर्मी चीफ है ये भी कह चुके हैं कि आप आपस में बात करें, ये हमारा मैंडेट नहीं है। फिर आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी लेकिन साथ ही इंडिया भी दे दिया कि बड़ी जल्दी हमारी इनके साथ गुफ्तगू होगी। तो भाई फिर आप इनको क्यों गाली देते हैं कि ये बूट को इज्जत दे रहे हैं? आप भी तो आप कह रहे हैं कि बूट हमें दे दो, हम उसको इज्जत देंगे, आप छोड़ दें। आप बूट को इज्जत देने लगे, फिर वही हशर आपका होगा जो आज नून लीग का हो रहा है। और तहरीक इंसाफ जो आसमान पे है ज़मीन पे गिरेगी, और नून लीग वो आपका बयानिया पकड़ लेगी। वो जलील हो गए, यानी अपना बयानिया छोड़ के वो वोट को इज्जत देते 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 उन्होंने हुकूमत ली। वो यानी ख्वार हो रहे हैं हुकूमत के अंदर रह के भी और पब्लिक के अंदर भी, अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, दोनों तरफ। तो वो पोजीशन आप लेना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, आपका हक है, आप लें। लेकिन फिर ये ना कहें कि ये बूट को इज्जत दे रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम बूट को इज्जत दें, बूट हमें मिल जाए। तो फिर मेरा ख्याल है इस पर गौर ज़रूर करें। अगर कर भी रहे तो कम अज़ कम एलानिया इस तरह तो ना करें ना कि आप आके TV के ऊपर कह रहे हैं कि हम उनके साथ बात करेंगे, फिर साथ ही जमहूरियत के दावेदार और नारे और सारी पार्टी से एक जैसी हैं। अगर आपने हकीकी आज़ादी लड़नी थी तो फिर आप उसको उस तरीके से लड़ें। हाँ, पॉलिटिशियंस है उनके साथ ज़रूर बात करें, आप उस पर लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको करनी भी चाहिए। उसूली तौर पर आपको इन्हीं के साथ करना चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 पार्टीज के दरमियान था, बीच में तहरीक इंसाफ आई। अब अगर तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा बन जाती है तो आपको समझ आ जाएगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था क्या, कि कंधा नहीं देंगे। आपने कंधा दिया, फिर क्या हुआ? अब नून लीग ने कंधा दे दिया, फिर अब आप शामिल नहीं होंगे तो फिर ये कंधा बदलता रहेगा और फिर ये सारा निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर करें। आपसे कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।